इलेक्ट्रोलाइसिस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको करेंगे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है उसमें, मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीटेड है। ठीक है, कि न्यूमेरिकल में एक तो जो हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट किया था कि भाई अगर हमारे एक मोल के जनरेशन में कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके एक एटम ने लिए थे ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन, है ना। ध्यान करो, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाता है एटम। तो हमने देखा था वहाँ पर कि 2 फैराडे से कॉपर का 1 मोल बन रहा था, या फिर मैं कहूँ 63.5 ग्राम्स बन रहे थे। ठीक है, फिर हमने उसके साथ फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मिलाकर भी न्यूमेरिकल देखा था, तो वो उसका न्यूमेरिकल पार्ट था। अब न्यूमेरिकल्स तुम्हारे +2 क्लास के केमिस्ट्री के सारे पूछ चुके हैं, अब और किसी यूनिट में तुम्हारे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये ही न्यूमेरिकल्स हैं। जब कभी टाइम मिले बेशक इनकी ही एक दो की प्रैक्टिस करते रहा करो, तो फिर ये तुम्हें अच्छे से खूब आए रहेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे बेटा कि प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक ही छोटा सा टॉपिक और बचा है। क्या है देखो बेटा, कि प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसे हम छोटा ही रखें इसको कि देखो ये क्या है, इसका क्या मतलब है। देखो बेटा कि क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, देखो अगर हमने किसी का मतलब मोल्टन सॉल्यूशन लिया है, जैसे नमक का जब हमने नमक को पिघलाया था, कि जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा खाली क्या था, ओनली NaCl था, मतलब जब हमने NaCl को पिघला लिया था। ठीक है, ध्यान करो, ऐसे करके मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस बताई थी, ऐसे 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 हमारी बैटरी बन जाती है। तो मोल्टन NaCl के केस में तुम देखो सिर्फ एक ही कटायन था और एक ही एनायन था। एक हमारा भाई एनोड पर हमारा एक रिएक्शन हुआ, कैथोड पर एक रिएक्शन हुआ। कैथोड पर कौन गया था, केटायन गया था Na पॉजिटिव, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था और उसने सोडियम मेटल बना दिया था। एट एनोड हमारा क्या रिएक्शन हुआ था, एट एनोड Cl नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, और मैं यहाँ पर ये दो को कर लूँ तो ये Cl2 गैस बन जाती। तो अगर मैं कहूँ कि देखो ऐसे ना, ये मैं एक लाइन को थोड़ा सा इसकी बता रही हूँ, ये देखो ऐसे ज़रूरी है, कई बार ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मोल्टन NaCl से, ठीक है, हम अगर प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करें, मतलब जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करने से पहले ही मैं ये सोचूं कि भाई मुझे एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब देखो बेटा, अगर हमारे पास से जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन में एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, जैसे इस केस में खाली एक कैटायन है और एक एनायन है, भाई सीधी सी बात है, तो जब एक ही तरीके के सारे कैटायन है तो सारे Na पॉजिटिव हमारे कैथोड पर जाएंगे, सारे Cl नेगेटिव हमारे एनोड पर जाएंगे, और बहुत सिंपल सी बात है कि सोडियम आयन से हमें सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन आयन से हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स क्या हैं पता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करने से पहले ही हमें प्रोडक्ट्स का अंदाजा लगाना है कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये टॉपिक में ये हम मतलब इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी चीज की अगर क्या हुआ है, पिघला हुआ सोल्यूशन होता है कि जस्ट हमने उसको मेल्ट कर दिया और कुछ नहीं है उसमें, पानी भी नहीं है, ठीक है, पानी भी गड़बड़ करेगा, अभी देखना हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इसलिए हम जब कभी भी हमें नमक से अगर सोडियम मेटल बनाना होता है ना बेटा, तो हम नमक को पिघली हुई अवस्था में लेते हैं, उसको पानी में घोलकर कभी भी नहीं लेते। उसको भी अभी मैं बताऊंगी कि उससे क्या होगा। तो सबसे पहले सिंपल समझो कि हम एक पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं कि किसी भी चीज की अगर हम मोल्टन स्टेट लेते हैं, जैसे हमने NaCl की मोल्टन स्टेट ली, तो मोल्टन फॉर्म में सिर्फ एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, एक ही टाइप की कैटायन होती है, एक ही टाइप की एनायन होती है। तो क्या है, कैटायन का जो भी स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कैथोड पर मिल जाएगा, एनायन का जो भी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो हमें एनोड पर मिल जाएगा। जैसे कि सोडियम आयन से सोडियम मेटल मिला, तो मोल्टन NaCl से हमें कौन कौन से 2 प्रोडक्ट मिले हैं, इससे हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं सोडियम मेटल, किस पर मिला है सोडियम मेटल, कैथोड पर, और हमें एनोड पर क्या मिला है, क्लोरीन गैस, ये किस पर मिली हमें, एनोड पर मिली। ठीक है बेटा, ये हो गया। पर अब हम इसी बात को ही देखें कि नमक को मैंने पानी में घोल कर ले लिया, अब हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें बेटा कभी भी सोडियम मेटल नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ऐसा पानी क्या कर देता है, ठीक है बेटा, तो
अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कि नमक की पिघली हुई अवस्था से तो हमें क्लियर है कि हमें सोडियम मेटल मिलता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर। बट अगर हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो देखो क्या हो जाता है। जब हम नमक को पिघला कर लेते हैं बेटा, तो अब तुम देखो ध्यान से, वहां 4 आयन्स हैं। वहां पर Na पॉजिटिव आयन भी है, वहां पर पानी से बना हुआ H पॉजिटिव आयन भी है, बिकॉज नाउ देयर इज एक्वस सॉल्यूशन। वाटर भी तो आयनाइज होता है, चाहे थोड़ा ही हो बट होता है, ठीक है। तो नमक से बनेंगे Na पॉजिटिव आयन और वाटर से बनेंगे H पॉजिटिव आयन। तो ये दोनों ही आयन कहाँ जाएंगे? दोनों ही कैथोड पर भागेंगे। भाई सिंपल सी बात है बेटा कि दोनों ही कैटायन है, दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बोथ गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही एनोड पर कौन कौन जाएंगे? अब एनायन भी 2 है अब हमारे यहाँ पर। एनायन कौन से हैं? एक तो Cl नेगेटिव आयन नमक से बना और पानी से क्या बनेगा? OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो अब 2 कैटायन है, 2 एनायन है। अब तो क्या होगा? अब तो क्या है? अब लड़ाई होगी, अब तो कंपटीशन होगा उनके बीच में, है ना। अब तो जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा जोर लगाएगा, वो जीत जाएगा। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है। तो अब जब हमारे एक से ज्यादा कैटायन हो जाएंगे और एक से ज्यादा एनायन हो जाएंगे, तो सारे कैटायन भाग कर जाएंगे कैथोड की तरफ। पर उनमें से जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा, दूसरा पीछे देखता रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एनोड पर जो हमारे दोनों एनायंस जाएंगे, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो इन दोनों आयंस में से जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा क्षमता होगी, समझ रहे हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, भाई वही तो ज्यादा अच्छा रिडक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब मैं नमक को पानी में घोलूंगी तो मुझे पता है कि ये 4 आयन बनते हैं, तो मैं चारों आयन की पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या देख लूंगी? उन सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है, दोनों कैटायंस में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट देगा हमें कैथोड पर, दूसरा उसके प्रेजेंस में दे ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो ऐसे ही रह जाएगा पानी में। ऐसे ही एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं कहूँ इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट देगा एनोड पर, या मैं कहूँ इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट देगा एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन पर भाई यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। तो ये मैं कहूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या मैं कहूँ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो दैट विल गिव इट स्टेबल प्रोडक्ट एट एनोड। और कैथोड पर हमें क्या मिलेगा? द स्पीशीज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल गिव इट्स स्टेबल प्रोडक्ट एट कैथोड। तो अब हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर प्रिडिक्टिव रिएक्शन, प्रोबेबल रिएक्शंस क्या होंगे, कि मैं सोचूं कि भाई क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। अगर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिएक्शन हो सकता है, और अगर H पॉजिटिव आयन लेगा तो ये हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे में इसको बैलेंस करने के लिए इसका स्टेबल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो हम दोनों की ही देखो क्या देखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं। इसका होता है -2.71 वोल्ट, और हाइड्रोजन का हमारा होता है जो H पॉजिटिव आयन है स्पेशली यहाँ पर, तो उसका होता है -0.83 वोल्ट, ठीक है बेटा। आगे बात समझो। तो यहाँ पर ये जो इनके हमारे पास वैल्यूज हैं, तो तुम देख सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो नेगेटिव में तो जितनी वैल्यू कम होगी वो ज्यादा होगी ना, उसका एक तरीके से मान ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हियर as H positive ion have higher reduction potential than sodium ions, so at cathode we get hydrogen gas instead of sodium metal। समझ रहे हो? तो जब हम एक्वस NaCl का सोल्यूशन लेते हैं तो हमें कभी भी सोडियम मेटल नहीं मिलता, हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, काम शुरू करने से पहले ही हम वैल्यू को कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई मैंने इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा दी, कोई बड़ा किसी ने प्लांट लगा दिया कि भाई चलो मैं तो सोडियम धातु बनाऊंगा, है ना।
अब उसको इतनी नॉलेज तो है कि भाई सोडियम आयन तो पानी में घोल कर भी बन जाता है नमक को, तो उसने कहा तो मैं तो नमक से खूब सारा सोडियम मेटल बना लूंगा। पर नमक को पिघलाकर अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें सोडियम मेटल मिलेगा, पर नमक को अगर हम पानी में घोलकर सोडियम मेटल लेना चाहें तो हमें कभी भी सोडियम मेटल नहीं मिलेगा, हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही मिलती चली जाएगी। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, तो जस्ट बाय सीइंग द वैल्यूज वी कैन इजीली प्रोडक्ट, हम पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पर मिलने वाला है। ठीक है, जितनी भी एक तरीके से हमारी उस सॉल्यूशन में स्पीशीज होंगी तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका स्टेबल प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा कैथोड पर, और जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा एनोड पर। ठीक है, तो अब हम एनोड की कंपेयर करेंगे। तो देखो एनोड में यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये ऐसे क्लोरीन गैस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ये हम 2 ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, 4 छोड़ते हैं, क्योंकि 4 देखो OH हैं और ये जब क्या करेंगे बेटा अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, फिर 4 OH नेगेटिव आयन 4 OH में चेंज हो जाएंगे, फिर ये 4 OH आपस में मिलकर 2H2O + O2 बनाते हैं। तो नेट प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है बाय द एक तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय वाटर। तो वाटर जो OH नेगेटिव आयन छोड़ता है उससे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है O2, और क्लोराइड से क्या बनेगा Cl2। तो अब हम इनकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, तो इसका होता है 1.36 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा 1.23 वोल्ट। अब देखो मैंने अभी तुम्हें बताया भाई, क्योंकि यहाँ तो रिडक्शन ही हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बननी चाहिए, ऑक्सीजन गैस, पर यहाँ बनती बेटा क्लोरीन गैस। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम फिर हमें कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इसका अपना प्रॉपर रीज़न है, इस पर्टिकुलर केस में रीज़न है। देखो जनरली तो क्या होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एक तरीके से क्या है भाई सबसे कम है ना। देखो ये दोनों हमारे कहाँ जाएंगे, एनोड पर जाएंगे, जितने भी एनायंस हैं वो सारे हमारे एनोड पर जाएंगे। ठीक है, तो उन एनायंस में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बेटा बात? ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाएगा और वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट हमें दे देगा। ठीक है, तो देना यहाँ पर किसको चाहिए, OH नेगेटिव आयन को चाहिए, ऑक्सीजन गैस देनी चाहिए, पर बनती यहाँ क्लोरीन गैस है। इसका रीज़न एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं कि जिनको शुरू कराने के लिए ही, ठीक है, हमें बहुत उसको हाई एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे तुम सिंपल समझो कि देखो लकड़ी है, देखो यहाँ जैसे मान लो मैं कुछ भी चीज़ जैसे तुम जैसे वो उठा लो, जैसे डस्टर होता है हमारा सिंपल जो लकड़ी वाला होता है, ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर है। और तुम्हें पता है, तुमने 11th में पढ़ रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर जो रिएक्शन होता है ना CO2 बनती है, दैट इज़ अ हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पर क्या रखी नेचर में इतनी लकड़ी, इतने पेड़ पौधे, हमारे अंदर कार्बन है, क्या हम खड़े खड़े जल रहे हैं? नहीं जल रहे हैं, क्योंकि बेशक वो प्रोसेस वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, पर उस रिएक्शन को कराने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक उसको हम उतनी एनर्जी की सप्लाई नहीं देंगे वो रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा। एक बार शुरू कर दो फिर तो वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप पकड़ लेगा बात को, पर जब तक वो शुरू ही नहीं हुआ है उसको शुरू कराने के लिए एक हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते बेटा कि वो रिएक्शन हमारा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन गैस बन रही होती है, मतलब जितनी वोल्टेज पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं उतनी वोल्टेज पर ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। मतलब इसको कराने के लिए हमें एक ओवर वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो उतनी हम उसको सप्लाई ही नहीं देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, यही हो जाता है, इसलिए हमें क्लोरीन गैस मिलती है। तो अब इसका रीज़न क्यों क्या लिखेंगे कि दो हेयर the possible product is oxygen gas but we get the chlorine gas as product at anode. क्यों? Because the formation of oxygen gas here requires over voltage, उसको एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, तो अब देखो ऐसे तुम्हें एक नेट याद रखनी है, ऐसे मैंने नोट्स में बिल्कुल लिख रखी है क्लियर
तो ये बिल्कुल याद रखना बेटा, ये ऐसे बहुत बार तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ है कि गिव द प्रोडक्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl। तो मोल्टन NaCl से क्या बनेगा, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, और एक्वस NaCl से क्या बनेगा, क्लोरीन गैस तो बनेगी। एनोड पर तो एनोड के प्रोडक्ट्स तो दोनों के सेम है, मोल्टन के भी एक्वस के भी NaCl के, दोनों से ही हमें एनोड पर तो मिलती है क्लोरीन गैस, पर कैथोड पर मोल्टन NaCl से हमें मिलता है सोडियम मेटल और एक्वस NaCl से हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ये बात हमें